तो आज का नया टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। आज हम सोलेनॉइड के बारे में स्टडी करेंगे। अब सोलेनॉइड क्या होता है, डेफिनेटली आप लोगों ने सोलेनॉइड देखा होगा। आपने सोलेनॉइड देखा है बेटा पहले कभी? सोलेनॉइड देखा है? सोलेनॉइड? यस सर। गुड। देखिए, जैसे कि हम बात करें, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने रियोस्टेट के बारे में पढ़ा था, याद है आप सभी को? यस सर। अब रियोस्टेट के अंदर हमने जो पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि एक हमने सोलेनॉइड लिया था और सोलेनॉइड के ऊपर वायरिंग की हुई थी, मतलब पतला सा वायर था जो वाउंड किया हुआ था, राइट? तो वो भी एक तरीके का सोलेनॉइड ही है, समझ में आया? तो यहाँ पर सोलेनॉइड क्या है कि बहुत सारे, मतलब एक वायर है, उस वायर को हमने वाउंड किया हुआ है एक आयन के कोर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक आयन का कोर है, मान लो, ठीक है? ये एक सोलेनॉइड टाइप है, सिलिंड्रिकल है, मतलब ये है ना। और इसके ऊपर अगर मैं वायरिंग ऐसे ऐसे वाउंड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? एक सोलेनॉइड बन जाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी सोलेनॉइड के बारे में बात करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये जो वाउंड करते हैं हम वायर्स, मतलब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बिकॉज मान लीजिए ये एल लेंथ है, एक पॉइंट यहां से शुरू करके यहां तक एल लेंथ है, और उसके ऊपर हमने ऐसे ऐसे वायरिंग की हुई है, राइट? समझ में आ रहा है सभी को? मान लीजिए कि ये वायर ले लिया और मैंने ऐसे वाउंड किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, दिख रहा है वाउंड किया हुआ वायर? यस सर। ठीक है, इस तरीके से नहीं, बट ये जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा था कि इस तरीके से वाउंड किया होता है, बट वो पूरा बहुत लंबा वायर होता है जिसको वाउंड किया जाता है उसके ऊपर, ठीक है? अच्छा, अब आगे समझो इसमें कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आया बेटा? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर, सॉरी, कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स और स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब कि अगर एक L लेंथ का वायर अगर हमने कंसीडर किया हुआ है तो उस L लेंथ के वायर पे आपने इसको वाउंड किया हुआ है। L लेंथ का सिलेंडर लिया है, उसके ऊपर हमने वायर को वाउंड किया है, ठीक है? अच्छा, आप समझिए। अब आपको यहाँ पर एक सोलेनॉइड दिख रहा है और सोलेनॉइड के ऊपर आपने जो वायरिंग की हुई है वो भी दिख रही है, दिख रही है कि नहीं? अब एक चीज समझो, मान लो कि एक सोलेनॉइड है, तो क्या आप इस सोलेनॉइड का अगर सिर्फ ये वाला हिस्सा देखेंगे तो आप जब इसे दूर से देखेंगे तो क्या आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिंग दिखाई दे रही है? अगर मैं इस सोलेनॉइड का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट कट कर दूं और आपको दूं कट करके, तो क्या वो एक रिंग होगी? ऐसी रिंग हो जाएगी ये? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी बहुत सारी रिंग्स को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ, अगर मैं ऐसी बहुत सारी रिंग्स को कंबाइन कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, ठीक है? तो वहां हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने एक रिंग ले ली, ऐसी बहुत सारी रिंग्स का कॉम्बिनेशन से एक सोलेनॉइड बनता है। क्या बनता है? एक सोलेनॉइड बनता है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि ये जो सोलेनॉइड बन रहा है, सोलेनॉइड कैसे बन रहा है कि हमने कोर लिया है और उस कोर के ऊपर वाइंडिंग की है हमने वायर से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ये वायर को इस तरीके से वाउंड किया हुआ है, दिख रहा है सभी को? ये देखो, ये हमने क्या किया, वायर को वाउंड किया हुआ है, दिख रहा है? हाँ या ना? यस सर। और उसमें क्या फ्लो हो रहा है? तो करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है,
कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, इसको थोड़ा सा अंदर ले लेता हूं तो थोड़ा सही हो जाएगा। अब अगर मैं इसे बीच से काट दूं, मतलब कि ये जो सॉलिनॉइड है अगर मैं इसे यहां से काटूं सेंटर से, तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मिलेगा मुझे, हाँ या ना? यस सर। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल व्यू मिलेगा इसमें क्या दिख रहा है आपको? देखो यहाँ से करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है और यहाँ से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? देखो यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, इस पॉइंट से जो करंट है वो ऐसे बाहर आ रहा है, और ये जो पॉइंट है नीचे से करंट का है अंदर की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? तो देखो ये जो पार्ट है सोलेनॉइड का, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर करंट को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट यहाँ पर क्या आ रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है और फिर अंदर जा रहा है। अंदर जा रहा है तो हमने उसे किससे रिप्रेजेंट किया है? तो उसे हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब आप एक चीज समझिए यहाँ पर कि ये हमने लिया है आर रेडियस। कितना रेडियस है इसका? आर रेडियस का है, ठीक है। और आर रेडियस का है जिसमें हमने क्या किया है कि हमने एक्स, अब यहाँ पर आप एक चीज समझो, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये जो सोलेनॉइड है उस सोलेनॉइड में हमें क्या फाइंड करनी है कि उसकी ये जो एक्सेस है, इस एक्सेस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सोलेनॉइड का जो एक्सेस है उस पे क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर यूनिफॉर्म होता, समझ में आ रहा है भाई, अगर यहाँ पर आपको फाइंड करनी है और ये आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया जाए तो यहाँ से डी डिस्टेंस पे है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस वेरी कर रहा है, हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस वेरी करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हमेशा याद रखना, जब जो वेरिएशन आता है, वेरिएबल्स आते हैं, तब तब हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये अगर सेंटर पॉइंट है तो इस सेंटर पॉइंट P से हमें x डिस्टेंस पे जाकर एक dx एलिमेंट लेना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है। तो वो जो dx एलिमेंट लेंगे उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स हो गए dn। कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? dn। तो नंबर ऑफ टर्न्स dn इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? n टाइम्स ऑफ dx। नंबर ऑफ टर्न्स dn इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? n टाइम्स ऑफ dx। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? राइट साइड वाला डायग्राम पता नहीं चल सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कौन सा वाला समझ में नहीं आया? ये वाला? हाँ हाँ ठीक है। देखो इसमें क्या किया है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। मतलब कि अगर ये सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड को अगर मैं बीच से कट करूं, बीच से कट करूंगा तो ये कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड दिखने में कैसा होता है? गोल होता है, राइट? लेकिन आप अगर उसे बीच से काटेंगे तो कैसा हो जाएगा? मेरे पास कुछ है नहीं जिससे मैं आपको दिखा सकूं। अच्छा एक चीज समझिए, मान लीजिए कि ये सोलेनॉइड है, ये क्या है? सोलेनॉइड। आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे टॉयज आते हैं जिसको ऐसे करके ज्वाइंट करते हैं तो वो शेप लेता है पूरा, राइट? Yes sir. या फिर हम ये कह सकते हैं जो क्ले मटेरियल्स की, जैसे क्ले होती है, क्ले मिट्टी होता है, क्ले होता है, उसको कोई शेप देते हैं। तो शेप देने के लिए हम क्या करते हैं? मिट्टी को फटते हैं फिर उसके ऊपर दबा देते हैं ऐसे करके, राइट? तो वो पूरा शेप एक वो शेप ले लेता है पूरा सिलेंड्रिकल, राइट? लेकिन अगर मैं उसको बीच से तोड़ दूं,
बीच से तोड़ दूं, मतलब अगर ऐसे खोल दूं मैं उसको, तो क्या उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हमें दिखाई देता है? राइट? यस सर। अब क्लिक हो रहा है। Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पर बेटा ये है कहानी कि यहाँ से करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी है, मतलब इस पॉइंट से करंट बाहर निकल रहा है, और इस पॉइंट से अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट ए है, अगर मैं कहूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से करंट बाहर निकल के ऐसे अंदर जा रहा है। भाई करंट तो ऐसे जा रहा है, ये सोइनॉइड है, समझो ये सोइनॉइड है, तो करंट ऐसे घूमेगा ना सर्किट में, घूमेगा कि नहीं? यस सर। तो एक पॉइंट से जब आप ऐसे दूर से देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, ऐसे ही दिखेगा। यस। तो Yes. जब आप उसे कट करेंगे बीच से, तो हम आप अब वो पूरा शो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसे कट कर दिया है। कट करने की वजह से हम ये शो कर सकते हैं कि भाई इस पॉइंट से करंट जो है वो बाहर निकल रहा है, और इस पॉइंट से करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ये हम बता सकते हैं। बोलो क्लियर है? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पहले ही बताओ। नो सर। पक्का? ठीक है, अब आगे देखिए। तो हमने क्या किया, x पे जाके एक dx एलिमेंट लिया। भाई जिस पॉइंट p पे हमें फाइंड करना है सेंटर पे, वहां से हमने x डिस्टेंस पे जाके और dx एलिमेंट लिया। तो जब हमने dx एलिमेंट लिया तो उस dx एलिमेंट के अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स भी आए होंगे, हाँ या ना? तो नंबर ऑफ टर्न्स आ गए n टाइम्स ऑफ dx। कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ गए? n टाइम्स ऑफ dx आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट dx एलिमेंट। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज समझो, हमने यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 कैसे लिया हुआ है। ठीक है, कैसे लिया है थीटा 1 और थीटा 2 वो देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा थीटा 1 है, मान लो ये हमने ये थीटा 1 लिया हुआ है, ये हमारा कोई पॉइंट P आ गया, ये हमने पॉइंट P के लिए ये थीटा 1 ले लिया है, ये हमने कंसिडर किया थीटा 1। ठीक है, और ये हमने ले लिया कोई थीटा 2। समझ में आ रहा है बेटा? अरे हाँ या ना? भाई समझ में आ यस रहा सर। है? यस और नो? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स देते हैं कभी कभार तुम लोग ना, पढ़ाने का मन पूरा खत्म कर देते हो। अच्छा अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये dx एलिमेंट के लिए भी तो थीटा लेना पड़ेगा हमें, राइट? तो हम क्या करेंगे, dx एलिमेंट के लिए थीटा लेंगे तो थीटा पे जाके d थीटा लेंगे। क्या करेंगे? थीटा पे जाके d थीटा। फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ से x डिस्टेंस कंसीडर किया और ये dx एलिमेंट लिया है, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई थीटा से लेकर d थीटा पे जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मान लो ये हमने कोई थीटा ले लिया, चलो दूसरा यूज करता हूँ। ये हम
थीटा पे जाकर और ये डी थीटा एलिमेंट लिया छोटा सा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल। जो dx एलिमेंट बन रही है, जो स्ट्रिप बन रही है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज डी थीटा। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, ये जो tan थीटा है, ये tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो tan थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r और ये आपका बेस x, पॉइंट P से जो x डिस्टेंस लिया है वो। तो tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन x आएगा। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो हम x इज इक्वल टू r बाय tan थीटा लिख सकते हैं। अगर हमने लिखा x इज इक्वल टू r बाय tan थीटा, तो क्या 1 अपॉन tan थीटा को cot थीटा भी लिख सकते हैं? तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? r cot थीटा हो जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब एक चीज समझो कि ये जो सोइनॉइड है बेसिकली बेटा बना तो सर्कल से ही है, मतलब कि बना तो रिंग से ही है। एक रिंग की जगह बहुत सारी रिंग्स ले ली हमने, हाँ या ना? तो अगर हम यहाँ पर चाहें तो क्या वो रिंग वाला फॉर्मूला, मतलब कि जो सर्कल वाला हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, क्या उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं? यस और नो? तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला था फॉर अ सर्कल, कि मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही थी एक सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। यस और नो? यस सर। और अगर Yes, हमने sir. नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं भाई, नंबर ऑफ टर्न्स आर dn, नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, तो हम क्या लिख सकते हैं? dn की वैल्यू क्या आ जाएगी? n टाइम्स ऑफ dx। dn की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n टाइम्स ऑफ dx। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, है? sir. तो यहाँ पर अब आप एक चीज समझिए कि हमारे पास में x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है बेटा? R आर cot. कोट थीटा। Cot theta. ये मेरे ख्याल से ना कैपिटल dn आना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी? r cot थीटा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? r cot थीटा। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट की r cot थीटा। देखो x की वैल्यू क्या पुट कर दी? r cot थीटा। तो इक्वेशन क्या रहेगी? dv इज इक्वल टू v नॉट i r स्क्वायर इनटू n dx। अब आप समझो कि हमारे पास में x की वैल्यू कितनी है बेटा? r cot थीटा। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हमने पता है कि x की वैल्यू होती है r cot थीटा, तो dx कितना हो जाएगा? dx होता है r cos x स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या ये हो जाएगा? हाँ या ना? cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस नहीं आएगा सर? आएगा Minus आएगा आएगा, difference. माइनस आएगा। cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cos x स्क्वायर थीटा होता है बेटा। यस हाँ या सर। ना? Yes, sir. तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? r cot थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं? dx इज इक्वल टू माइनस r cos x स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. Yes, अब आगे sir. देखो, अब मैंने यहाँ पर ये जो dx है उस dx की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर, माइनस r cos x स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट? ये वैल्यू पुट की। अब आप एक चीज समझो यहाँ पर कि ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे और ऊपर कितना है? 3/2 है उसकी पावर। तो आर स्क्वायर रेस टू 3/2 कितना हो जाएगा? आर क्यूब। आर स्क्वायर रेस टू 3/2 कितना हो जाएगा? आर क्यूब। तो आर क्यूब बाहर आ जाएगा, हाँ या ना? तो ये देखो आर क्यूब को बाहर ले लिया, फिर बचेगा क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रेस टू 3/2। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? cos x स्क्वायर थीटा, और cos x स्क्वायर थीटा रेस टू 3/2 तो क्या हो जाएगा? cos x क्यूब थीटा। अरे हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, देखो cos x क्यूब थीटा यहाँ पे पुट किया है। अब जो कट रहा है उसको हम कट कर देंगे, राइट? भाई जो कट रहा है उसको काट दो। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई डी थीटा बाय 2 cos x थीटा। अब आप एक चीज समझो, 1 अपॉन cos x थीटा क्या होता है? 1 अपॉन cos x थीटा होता है sin थीटा डी थीटा, मतलब डी थीटा ऑलरेडी गिवन है। तो 1 अपॉन cos x थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। अरे हाँ या ना? Yes, sir. गुरु समझ में आ रहा है सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो 1 कोसेक थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, अब हमारे सामने समस्या ये है कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो इंटीग्रेशन बेटा हम करेंगे θ1 से θ2। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक काम ये किया हुआ है कि थीटा हमने दोनों एक ही तरफ से लिया हुआ है, ठीक है? थीटा हमने यहाँ पर दोनों एक ही तरफ से लिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ से θ1 θ2 ले सकते हो। सिर्फ जो चेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं कि साइन जो है वो उसमें चेंज आएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का ही चेंज आएगा, लेकिन हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और डायरेक्शन निकालना हमारे लिए तो सीधे हाथ का खेल है। अरे हाँ या ना? भाई Yes. डायरेक्शन तो निकाल सकते हैं ना? कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड, और हमें थंब रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? थंब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। यस और नो? Yes, sir. तो हमें डायरेक्शन मिल Yes, जाएगी, तो sir. डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. अब आगे देखो, तो हमारे पास में लिमिट ले ली θ1 से θ2, साइन थीटा डी थीटा। एक चीज बताओ, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। भाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हमारे Yes, पास में yes. लिमिट क्या है? θ1 से θ2, तो लिमिट्स रखेंगे θ1 से θ2, माइनस माइनस, ये देखो माइनस n और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I बाय 2, अपर लिमिट रखेंगे cos θ2 माइनस cos θ1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऐसे? Yes, sir. तो देखो Yes, sir. हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I बाय 2 cos θ2 माइनस cos θ1। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक किसी को Yes, कोई sir. समस्या हो तो बताओ। अच्छा, अब आगे समझो बेटा, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है सोलेनॉइड के लिए है। किसके लिए है? सोलेनॉइड के लिए। लेकिन अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होगा, लेकिन आपको फिर भी याद तो रखना है। ये जो हमने पूरा डेरिवेशन किया है बेसिकली जेईई एडवांस के लिए हमने किया है, ठीक है? अदरवाइज सोलेनॉइड के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं 99% केसेस में सोलेनॉइड वाले जो केसेस आएंगे वो आइडियल सोलेनॉइड या फिर इनफाइनाइट सोलेनॉइड के केसेस आते हैं। आइडियल सोलेनॉइड या इनफाइनाइट सोलेनॉइड के केसेस आएंगे, जिसका फॉर्मूला अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। लेकिन वो फॉर्मूला कहां से आता है वो मैंने आपको बताया। अभी हम उस फॉर्मूला पे जाएंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत आसान फॉर्मूला है, सर ने फालतू में इतनी माथापच्ची की। लेकिन बेटा वो जो फॉर्मूला है वो कहां से आता है? तो वो फॉर्मूला यहाँ से आएगा। ये जो डेरिवेशन हमने किया है, इस डेरिवेशन के बेसिस पे ही उस फॉर्मूला को डिराइव किया जाता है, राइट? तो ये डेरिवेशन ऐसा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, बट स्टिल 99% केसेस में आइडियल सोलेनॉइड वाले कंडीशंस ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है। लेकिन मैं पूछ सकता हूं एग्जाम में। हाँ, अब समझो, आइडियल सोलेनॉइड या फिर इनफाइनाइट सोलेनॉइड की अगर हम बात करें, आइडियल सोलेनॉइड या फिर इनफाइनाइट सोलेनॉइड की अगर हम बात करें, तो आइडियल सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है? देखो, सोलेनॉइड की एक कंडीशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए, वो ये कि जो रेडियस होती है सोलेनॉइड की, दैट रेडियस शुड बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। दैट रेडियस शुड बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। समझ में आया? मतलब ये जो रेडियस आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये रेडियस हमेशा उसकी लेंथ से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए कंपैरेटिवली। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर लेंथ ले लिया 10 मीटर और रेडियस ले ली है 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी रेडियस को 0.01 सेंटीमीटर लें, अगर हम रेडियस को 0.01 सेंटीमीटर लें, तो क्या ये इनफाइनाइट हो जाएगा उसके लिए? तो भाई रेडियस की कंपैरिजन में तो लेंथ इनफाइनाइट है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir.
अब अगर हम यहाँ देखें कि अगर मान लो ये इनफाइनाइट है, ये कोई पॉइंट P कंसीडर किया हुआ है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और अगर आप निकाल रहे हैं θ1 और θ2, ठीक है, तो θ1 कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, और θ2 कितना आ जाएगा तो 0 डिग्री आ जाएगा। θ1 कितना आ जाएगा 180 एंड θ2 कितना आ जाएगा 0। क्यों ऐसा हुआ, समझ में आया सभी को? एंगल का पता चला? एंगल का पता चला भाई। अगर मैं ऐसे करके खींचूंगा और ये इनफाइनाइट है, यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट P लिया हुआ है मान लो, चलो ठीक है, तो ये जब आप एंगल बनाएंगे, ठीक है, ये तो फिर भी हम कह सकते हैं फाइनाइट आपको दिख रहा है। लेकिन अगर हम इंफिनिटी की बात करेंगे भाई, R जो है ये सिर्फ 0.01 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ जो है वो कितनी लंबी है तो 10 मीटर की है। तो ये आप जब एंगल बनाएंगे तो एक एंगल बनेगा 180 डिग्री, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या ये क्लैरिटी है या नहीं है, जल्दी बताओ। Yes. सर वापस समझाओ ना सर। Yes, sir. बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रेडियस हम ले रहे हैं ना, ये रेडियस बहुत ही छोटी ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। मान लो कि ये सॉलिनॉइड में मुझे बनाना है, ठीक है, ये मुझे बनाना है सॉलिनॉइड, और ये कोई पॉइंट P है जहां पर मुझे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, रेड पॉइंट मैंने अभी किया, अरे हाँ सर, यहाँ दिख पर रहा है। किया है पॉइंट, दिख रहा है। Yes, sir. अब आप Yes, इसका sir. θ1 Yes, θ2 निकालो, तो क्या आएगा θ1 θ2, निकाल पाओगे? देखो क्या आ रहा है, 180 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। अब आया समझ में? अगर एक 180 है तो दूसरा 0 होना ही है फिर तो। क्लियर है बेटा? समझ गया। ऐसे तो θ1 आएगा 180 और θ2 आ जाएगा 0। अब हमारे पास में इक्वेशन है b = μ0 ni/2 cos θ2 minus cos θ1। तो cos θ2 की वैल्यू कितनी है तो 0, cos θ1 की वैल्यू कितनी है 180, तो cos 0 कितना 1 माइनस cos 180 कितना माइनस 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 / 2 कितना हो जाएगा, तो ये देखो ये 2 / 2, तो क्या बचा b = μ0 ni। तो दिस इज the formula for ideal solenoid, or you can say infinite solenoid. This is the most important formula. This is the most important formula. इसी formula के basis पे maximum number of questions solve करने होंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये formula आपको अगर याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। समझ में आया बेटा? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे Yes, sir. समझो। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अब एक चीज समझो कि ये जो आइडियल सोलेनॉइड है, इस आइडियल सोलेनॉइड में हमें अज्यूम करके चलते हैं कि कंप्लीट जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे मिल रही होगी, हमें सेम मिल रही होगी। देखो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिल रही होगी, सेम मिल रही है। ये आइडियल सोलेनॉइड की कंडीशन है। कौन से सोलेनॉइड की? आइडियल सोलेनॉइड की कंडीशन है। लेकिन देखो अगर मैं थोड़ा सा आपको इन डेप्थ बताने जाऊंगा ना, तो रियलिटी में बेटा ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर आप एंड पॉइंट्स पे निकालते हो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को जब आप एंड पॉइंट्स पे निकालते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलती है μ0 ni/2। समझो मेरी बात, ये एंड पॉइंट्स पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे सोलेनॉइड के, तो आपको मिलती है मैग्नेटिक फील्ड μ0 ni/2, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कंफर्म है। समझिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं एंड पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता हूं, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलती है μ0 ni/2, मतलब कि μ0 ni से कितनी हो गई, आधी हो गई। इसका मतलब ये चीज तो श्योर है कि सेंटर से
एंड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, यस और नो? अरे हाँ या ना? तभी तो एंड पॉइंट पे म्यू नॉट Yes, एन आई बाई 2 हो सकती है। समझ में आ रही है मेरी बात? yes, sir. बेटा मैं ये कह रहा हूं कि एट द एंड पॉइंट्स हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो मिलती है म्यू नॉट एन आई बाय 2। अगर एंड पॉइंट्स पे ये मिल रही है और सेंटर पे ये मिल रही है, इसका मतलब ये चीज तो श्योर है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। सेंटर से आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, ये सेंटर है, सेंटर से आप इधर जाओ, सेंटर से चाहे आप इधर जाओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, तभी एंड पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई बाय 2 आ रहा है। लेकिन बेटा यहां तक अगर मान लो मैं आपको ये बताऊं कि ये सोइनोइड है आपका, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये सोइनोइड है आपका फॉर एग्जांपल, अगर ये सोइनोइड है, ठीक है, तो इस सोइनोइड में यहां तक तो आप ये मान के चलो कि देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ऑलमोस्ट सेम रहता है, मतलब बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस आता है। इसलिए जो सोइनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, देखो आइडियल कंडीशन के अंदर तो आप देख सकते हो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को अज्यूम किया है कि दे आर कांस्टेंट। कैसी है? कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आइडियल कंडीशन के अंदर तो, राइट। लेकिन अगर हम थोड़ी सी रियलिटी को पकड़ के चलें, अगर हम थोड़ी सी रियलिटी पकड़ के चलें तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। देखो ये रियलिस्टिक में बता रहा हूँ थोड़ी सी आपको, दिख रही है? अरे हाँ या ना? ये सोइनोइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन Yes. कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है? क्लियर है सभी को? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट हियर? No, sir. पक्का? ठीक है। देखो रियलिस्टिक डायग्राम वगैरह बना के कैलकुलेशन करके मैं आपको सारी डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज उसका रिलेटेड हमें कोई एग्जाम में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो मैं उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको मैंने बताया तो आप होपफुली मान लीजिए कि ऐसा होता है, ठीक है। कभी आपके अंदर से जागृत ऐसी हुई इच्छा के अंदर से ऐसे हुआ कि नहीं नहीं सर हमें बताओ कैसे होता है, तो फ्री टाइम में जब भी हम बैठेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ पहले। एनीवन हैज एनी डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट? No, sir. चलिए अब No, देखो, sir. अब ये देखो, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन उस टॉपिक को मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि क्या चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। समझ में आया? मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, और वो डिफरेंसेस क्या है वो हम देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है जो कि पहले एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमें मैग्नेट का दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट का दिया हुआ है। और आप देख सकते हो कि ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आप देख सकते हो उसकी डायरेक्शन को। समझ में आ रहा है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच वन इज करेक्ट, इसमें से सही कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए बी सी और डी, विच वन इज करेक्ट? जल्दी बताइए। Sir, C. सी। क्यों सी बेटा? C. Sir, because magnetic field North lines. pole से हाँ, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में
एंटर होती है, राइट? एंड होती है. सर आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये बिल्कुल सही आंसर है बेटा. सी ऑप्शन इज द राइट, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाती है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती है. और दूसरी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर पता चल रही होगी वो ये कि ये क्लोज लूप बनाती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है ना, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. अब आप समझिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, बाद में लिख लेना. ठीक है, सुंदर अक्षरों से इसे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है आपकी स्कूल एग्जाम्स के, मतलब आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और जेईई नीट के लिए भी. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इन मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज इनटू साउथ पोल. नॉर्थ से निकलते कहा जाती है? साउथ से, आउटसाइड द मैग्नेट. और साउथ टू नॉर्थ कहा जाती है? इनसाइड द मैग्नेट. बट हम यहाँ पर ये वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते वो नॉर्थ से ही ओरिजिनेट हो रही है, बिकॉज वो क्लोज लूप बना रही है. आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी चीज, अगर हम देखें कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे जब आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? तो टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन. क्या डायरेक्शन? क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अब आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके ऊपर जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यू कैन से लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी बताती है. क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड फोर्स दोनों की डायरेक्शन कैसी होती थी? सेम होती थी. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं होगी. क्लियर है? बिकॉज आप आगे चल के पढ़ेंगे इस फॉर्मूला को कि दैट फोर्स F इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड फोर्स ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन पे नहीं होते हैं. क्लियर है बेटा? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. तीसरी प्रॉपर्टी देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जैसी सेम ही है, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्यों होती है वो मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं, राइट? अब चौथी प्रॉपर्टी देखो, जैसे कि हमने वहां पर भी पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ पर एक लूप बनाऊं और यहाँ पर एक लूप बनाऊं तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है. अगर मैं पॉइंट ए यहाँ पर लूं, पॉइंट बी पे यहाँ पर लूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी आप देख सकते हैं कि जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है वहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी है, और जैसे जैसे वो दूर जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. बोलो क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी इज हायर देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. यहाँ पर इंटेंसिटी डेंसिटी आप इसे लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख देना बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी इज हायर देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी इज ऑल्सो हायर. देख लो, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी कम है तो इंटेंसिटी भी
कम होगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पांचवा पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन अ क्लोज्ड लूप। जो सबसे पहला क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन इसी बेस पे था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। देन सिक्स्थ पॉइंट, नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट और गोइंग इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। अब ये जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या है, जैसे हमने बेटा एक मैग्नेट लिया जिसमें हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिया, तो नॉर्थ पोल का भी सर्टेन पोल स्ट्रेंथ होगा और साउथ पोल के भी सर्टेन पोल स्ट्रेंथ होती है। तो ये एक नई टर्मिनोलॉजी है आपके लिए। जैसे हम वहां पर चार्ज लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि जितना चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होती थी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। 1 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है या 100 कूलम का चार्ज है, तो डेफिनेटली 100 कूलम का जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी। तो सिमिलरली यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होगी, पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, एंड पोल स्ट्रेंथ जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना? Yes, sir. बोलो, कोई डाउट है क्या यहाँ पर Yes, किसी sir. को? Yes. No, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, यहां पर अब एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए मैंने कोई करंट लिया आई, इनफाइनाइट करंट है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है एंड इनवर्ट डायरेक्शन है। मतलब देखो यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है कि करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ये करंट है जो इनवर्ट शो किया हुआ है और अंदर की तरफ जा रहा है। अगर मुझे बेटा यहाँ किसी पी पॉइंट पे अगर फाइंड करना है, उसकी वजह से, इस करंट की वजह से जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, उस करंट की वजह से किसी पॉइंट पी पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, हमें अपना थंब कहाँ रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट पी। जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पे क्या करेंगे, तो स्ट्रेच करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, आप sir. बताओ कि पाम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, यस और नो? क्या पाम? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये डायरेक्शन यहाँ पर ऐसी आ गई पी पॉइंट पे। अगर मुझे क्यू पॉइंट पे फाइंड करना है तो देखो अंदर की तरफ करंट जा रहा है, क्यू पॉइंट कहाँ है, नीचे है, तो स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट क्यू, तो पाम विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सिमिलरली अगर मैं आर पॉइंट पे देखूं तो करंट अंदर जा रहा है, स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट आर, ठीक है, तो पाम कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो आर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये होगी। सिमिलरली अगर मुझे एस पॉइंट पे फाइंड करना है तो अंदर की तरफ जा रहा है करंट एंड स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट एस, तो पाम क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया सभी को? अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दूं तो आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे मिल रही है, कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है, यस और नो? Clockwise. अरे Yes, हाँ या sir. ना? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, क्लियर है सभी को? Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. मैं ये Yes, कह sir. सकता हूँ कि अगर मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर होल्ड किया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरे फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है, हाँ या ना? इसका मतलब अगर मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इस डायरेक्शन में और करंट को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे हो जाएगी, हाँ या ना? अरे गुरु हाँ या ना? Yes, sir. समझ Yes, में आ रहा sir. है सभी को? बेटा क्लियर है सभी को, यस और नो? चलिए अब आगे देखो। अब हम बात कर रहे हैं बेटे का हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की। किसके बारे में बात करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था, याद है सभी को? गॉस थ्योरम पढ़ा था, Yes, sir. Yes, उसमें sir. हमने गाउसियन सरफेस ली थी। क्या ली थी? गाउसियन
सरफेस, सरफेस और लूप दोनों अलग अलग होते हैं। सरफेस मतलब कि सरफेस के अंदर से हमें क्या कंसीडर करना होता है, सरफेस के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक स्फीयर, और लूप का मतलब है लाइक सर्कल। ठीक है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर हमने लिया था गाउसियन सरफेस। क्या लिया था? गाउसियन सरफेस। सरफेस का मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं कि क्या, स्फीयर। और यहां पर हम ले रहे हैं क्या, लूप। लूप को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ सर्कल। क्लियरिटी है मेरे कहने का क्या मतलब है, समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत? ठीक है, अच्छा अब समझिए, क्या आप में से किसी को गॉस लॉ का स्टेटमेंट याद है? क्लोज इंडिकेशन ऑफ क्या किया था हमने? गॉस गॉस थ्योरम याद है किसी को? जल्दी बताइए। तनिष राज यस सर। बोलो भाई, गॉस थ्योरम क्या था? सर हमें क्लोज सरफेस बना देते थे। क्या बनाते थे? क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस बनाते। उसका इक्वेशन मैंने बनाया था कुछ, वो इक्वेशन याद है? क्लोज इंडिकेशन E ऑफ, into ds. हाँ, इज इक्वल्स टू, Sir, close integration of E into ds. हाँ, उसके बाद सामने कुछ आता था, Equals to Q by Q epsilon. enclosed upon epsilon naught. एग्जैक्टली तो वहां पर हम पढ़ते थे क्लोज इंडिकेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q एंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ते थे। मतलब कि चार्ज एंक्लोज इनसाइड द सरफेस, राइट? अच्छा, कुछ सिमिलरिटी बेटा यहाँ पर भी है। एम्पियर सर्किट लॉ कम, आप ये मान के चलिए कि उसी के पद चिन्हों पे चलने वाला लॉ है एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए हमने करंट लिया I1, I2, I3 एंड I4, ये हमने करंट ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक लूप कंसीडर कर लिया। ये इस तरीके से करंट है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लूप ले लिया, ऐसा ऐसा कोई एक लूप ले लिया। ठीक है, अब इस जो लूप लिया है, तो एम्पियर सर्किट लॉ ये कहता है कि हमें सबसे पहले तो उसकी डायरेक्शन को अज्यूम करना पड़ेगा। भाई जो एम्पियर लूप लिया है, उस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, लूप की डायरेक्शन, दो चीजें अज्यूम करते हैं, समझो। एक लूप की डायरेक्शन अज्यूम करनी है हमें सबसे पहले, तो मान लो मैंने लूप की डायरेक्शन को अज्यूम कर लिया ये। ठीक है, दूसरी चीज आप समझिए कि हमें किससे मतलब है, जो इनसाइड द लूप है। तो I1 और I2 से मतलब है सबसे पहले। तो I1 और I2 से इसलिए मतलब है बिकॉज उसी के बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो देखो करंट I1 जो है वो अंदर जा रहा है, और करंट I2 जो है वो बाहर आ रहा है। अगर मान लीजिए जो रेड मार्क किया है वो लूप की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये मार्क कर रहा हूं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक चीज समझिए, क्वेश्चन को इजी करने का तरीका हमेशा क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते थे कि जो डायरेक्शन में हम करंट को घुमाते थे उसी डायरेक्शन में हम लूप घुमा लेते थे। कोशिश हमारी यही रहती थी, यस और नो? क्योंकि भाई जब हमें ये अज्यूम करना है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हाँ या ना? तो मैंने क्या किया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों सेम कंसीडर कर ली, कि भाई लूप भी ऐसे घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे घूम रही है। ठीक, Yes, sir. तो दोनों की डायरेक्शन मैंने सेम ले ली, दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो चुके होंगे, हाँ या ना?
राइट। अब एक चीज समझो, यहाँ पर I2 करंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या वो बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है? करंट I2 बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है? बाहर बाहर आ रहा है। और I1 अंदर जा रहा है। I1 क्या Yes. रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अंदर जा रहा है। तो आप एक चीज बताइए कि मैं यहाँ पर I2 माइनस I1 लिखूं, I1 माइनस I2 लिखूं, या माइनस I2 माइनस I1 लिखूं, क्या लिखूं बताओ, क्या लिखना चाहिए मुझे? भाई मुझे नेट करंट अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? I2 माइनस I1 लिखूं, I1 माइनस I2 लिखूं, माइनस ऑफ I2 माइनस I1 लिखूं, क्या लिखूं? देखो I2 माइनस I1 लिखने का मतलब है कि करंट, नेट करंट जो है वो कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। और अगर करंट, नेट करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमेगी? ऐसे ही घूम रही है जैसे अभी घूम रही है, हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि भाई हमने लूप और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ली है, तो हमें I2 माइनस I1 यही लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मैं ये लेता मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है उससे उल्टा, तो फिर मुझे I1 माइनस I2 लिखना पड़ता, हाँ या ना? यस सर। मेरी बात ध्यान से समझिए बेटा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये लेता जो मैंने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है, तो मुझे I1 माइनस I2 लिखना पड़ता, बिकॉज करंट फिर अंदर जा रहा होता, नेट करंट जो है I1 माइनस I2 लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये माना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे लूप की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में घूम रही है, जो येलो और रेड लाइट है, येलो एंड रेड लाइन है, उसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दैट मींस हम लिख सकते हैं I2 माइनस I1, बिकॉज I2 कहाँ है? बाहर की तरफ। I1 कहाँ है? अंदर की तरफ। तो I2 माइनस I1, तो नेट करंट जो है वो कहाँ जा रहा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड डायरेक्शन, तो आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर आप फिंगर्स को कर्ल करो तो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ लूप दोनों ही सेम मिल जाएंगे। बोलो क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर Yes, हम sir. क्या लिखेंगे? नेट करंट के लिए लिख सकते हैं I2 माइनस I1। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, अब sir. एम्पियर सर्किट का लॉ है, इट्स अ लॉ, इट्स अ लॉ। तो आपको ये जो लॉ है वो आपको याद रख लेना है। जो भी लॉ है आप अपनी जो मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं उसमें, या फिर आप टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको लॉ मिल जाएगा कि एम्पियर सर्किट का लॉ क्या कहता है। ठीक है, मैं उसका मैथमेटिकल फॉर्म आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें जो स्टेटमेंट है वो आप लिख लेना उसमें से बढ़िया से सुंदर राइटिंग में। ठीक है, अब समझिए। तो एम्पियर सर्किट लॉ ये कह रहा है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड, मतलब करंट इनसाइड द लूप। आई इन का मतलब ऐसा नहीं कि करंट जो अंदर जा रहा है, ना 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 ना, आई इन का मतलब है दैट करंट विच इज इनसाइड द लूप। तो यहाँ पर दो ही करंट है जो कि इनसाइड द लूप है, कौन कौन सा? I1 एंड I2, ये दो ही करंट है जो कि इनसाइड द लूप है। दूसरी चीज, यहाँ पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं वेक्टर बी से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड हम किसकी वजह से काउंट करेंगे? क्या सिर्फ I1 I2 की वजह से काउंट करेंगे, या I1 I2 I3 या I4 की वजह से काउंट करेंगे, या फिर जो इनसाइड करंट जा रहा है उसकी वजह से, या सिर्फ आउटसाइड वाले की वजह से? किसकी वजह से करंट काउंट, मैग्नेटिक फील्ड काउंट की जाएगी? भाई मैग्नेटिक फील्ड तो चारों की वजह से मिलेगी, तो किसके काउंट की जाएगी? I1, I2. मैग्नेटिक फील्ड बेटा जितने भी करंट है उन सभी की काउंट की जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जितने भी करंट है उन सभी की वजह से काउंट की जाएगी। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर्स, जितने भी वायर्स हैं और उन वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर। पहला स्टेप क्लियर है सभी को? दूसरी चीज, आई इन रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ऑफ द वायर्स इनसाइड द लूप। तो उस लूप के अंदर जितने भी करंट हैं उसको हम कंसीडर करेंगे।
और आई इन को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या लिखेंगे, I2 माइनस I1 लिखेंगे। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। चलिए नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब आप एक चीज समझिए, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हम पहले भी निकाल चुके हैं, हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के हम पहले निकाल चुके हैं, यस और नो? Yes, sir. बोलो तुमको ये तक याद नहीं है बेटा कि हमने क्या पढ़ा है? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि हमें उसी चीज को एम्पियर सर्किटल लॉ से फाइंड करना है, ठीक है? तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर आप देख सकते हो कि ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट जो है वो अंदर की तरफ लिया गया है, मतलब ये अंदर की तरफ है, इंफिनिटी तक घुसा जा रहा है, घुसा जा रहा है, घुसा जा रहा है, ठीक है? तो हमने अभी भी देखा कि अगर d डिस्टेंस पे हमें उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ये मिल रही है। क्या क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? यस सर। तो मैंने उसी चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है सेकंड डायग्राम में। ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है, ठीक है? तो सेकंड डायग्राम में उसी चीज को रिप्रेजेंट किया है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जो इंफिनिटी तक जा रहा है और आप उसे होल्ड करेंगे तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स। तो देखो लूप की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों कैसी है? सेम ली हुई है। लूप की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों कैसी है? सेम, ठीक है? अब आप एक चीज समझिए, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ का कि क्लोज इंडिकेशन ऑफ वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इन। तो एक चीज समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा हमें कितनी मिल रही है? B मिल रही है, इंडिकेशन ऑफ DL। अब आप एक चीज समझिए, अगर मैंने ये छोटा सा एलिमेंट लिया, अगर मैंने ये छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स लिए, लेकिन टोटल जब इसका इंटीग्रेशन ऑफ DL में करूंगा तो क्या उसकी सरकमफ्रेंस मिलेगी हमें? क्या हमें उसकी सरकमफ्रेंस मिलेगी, यस और नो? यस सर। तो सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी? 2 पाई r। अब यहाँ पर हमने d लिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना लिया है? d। अगर आप r लेते तो 2 पाई r लिखते, आपने d लिया है, हमने यहाँ पे d लिया है तो हम क्या लिखेंगे? 2 पाई d लिखेंगे। क्या लिख देंगे? 2 पाई d। और यहाँ पर सामने आएगा म्यू नॉट I इन। तो I इन कितना है? I है, सिंपल, करंट I है। तो B इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। बोलो क्लियर है सभी को? यस सर। क्या यस यही फॉर्मूला आया था इनफाइनाइट के लिए पहले भी? यस सर। Yes, क्या sir. यहाँ तक Yes, किसी sir. को कोई दिक्कत है? Yes, sir. नो सर। दूसरी चीज आप एक समझिए यहाँ पर कि वेक्टर B डॉट DL हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि B DL cos थीटा कर रहे हैं। और मैंने आपको इसीलिए कहा था कि वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड और DL इन दोनों की डायरेक्शन सेम ले लो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम ले लोगे तो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल में एंगल थीटा कितना हो जाएगा? हमेशा 0। तो ये कितना हो जाएगा? B DL cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हो जाएगा B इंटू DL। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। बोलो आई बात समझ में? और उसके बाद DL जो है उसका तो इंडिकेशन कर ही लिया हमने, DL इज टू पाई d। बोलो क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए यहां तक तो हो गया। अब देखो आगे, अगर मान लो मैंने एक फाइनाइट वायर ले लिया, मैंने एक फाइनाइट वायर ले लिया जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, d डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैंने निकाला है B इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी क्या B फॉर्मूला वही लगेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इन, यही तो लगेगा, हाँ या ना? बेटा जी बोलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर आप एक चीज समझो कि दोनों के बीच में ये B और ये DL एलिमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये तो B DL cos 0 ही होने वाला है, राइट? तो B DL cos 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इन। अब ये लूप है, इस लूप के अंदर करंट कितना है? तो करंट तो I है, cos 0 की वैल्यू 1 है,
डीएल का इंडिकेशन अगर हम करते हैं तो 2 पाई डी आएगा, तो बी इज इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या फाइनाइट वायर के केस में हमें ये आंसर मिलता है? क्या फाइनाइट वायर के केस में हमें ये आंसर मिलता है? नहीं मिलेगा। मतलब हमने कुछ तो गलत किया, मतलब कि हमने कुछ तो गलत किया। तो क्या किया गलत बताओ, बताओ भाई क्या गलत किया हमने यहाँ पे? सोचो सोचो जल्दी सोचो, क्या गलत किया हमने यहाँ पर? देखो मैं बताऊं बेटा, ये जो फाइनाइट वायर लिया है ना हमने, इस फाइनाइट वायर में करंट यहां से कहां जाएगा और यहां से करंट कहां से आ रहा होगा? आपने फाइनाइट वायर लिया, मतलब मैं मान लेता हूँ चलो 1 मीटर का वायर लिया आपने, तो 1 मीटर का वायर कहीं से शुरू होकर कहीं तो खत्म हो रहा होगा ना, हाँ या ना? यस सर। तो कहीं से शुरू होकर कहीं से खत्म होने का मतलब ये है कि यहाँ से करंट कहाँ चला गया, हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि करंट कहाँ चला गया यहाँ से आगे। इसका मतलब कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? ये है गड़बड़। देखो ये जो सर्किट होगा बेटा वो ऐसा बन रहा होगा कि एक बैटरी कनेक्टेड होगी जो इससे सप्लाई कर रही होगी। अब आप देखो यहाँ पर भी वायर है, यहाँ पर भी वायर है, और यहाँ पर भी एक सर्किट है, और फिर ये वायर है। तो ये इस तरीके से एक लूप, मतलब ये एक सर्किट कंप्लीट हो रही है और इस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें ये करंट्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे, हाँ या ना? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो हमें क्या करना है, जितने भी करंट कैरिंग वायर्स होते हैं सभी को यूज करना होता है। यस और नो? समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है? क्योंकि ये वायर ऐसा तो है नहीं कि ऐसे हवा में लटका रहेगा और अपने आप ही करंट फ्लो हो रहा है। ऐसा कभी देखा है क्या? एक वायर पकड़ लिया, ना उसका आगे का पता है ना उसका पीछे का पता है, और उसमें करंट फ्लो, ऐसा पॉसिबल है क्या कभी? बोलो। नो सर। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? इसलिए ये गलत था। अब आगे देखो, अब है होलो इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर। होलो मतलब ऐसा, ये होलो है, इनफाइनाइट एंड सिलिंड्रिकल वायर। तो एक चीज अब आप समझो, अब हमारा टाइम कहाँ बच रहा है? टाइम यहीं पे बच रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैंने आपको इतना डिटेल में जाके हर छोटी छोटी चीजें बताई हैं कि अब मैं यहाँ पर उसी चीज को जल्दी से कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है? देखो दो कंडीशन है, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी वैसी। एक, हम अगर ये होलो इनफाइनाइट सिलेंडर लिया है, एक कंडीशन लेंगे कि यहां से आर डिस्टेंस है, मतलब आउटसाइड द सिलेंडर, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और यहां से हम कितनी दूरी पे ले रहे हैं? स्मॉल आर डिस्टेंस पे। और दूसरा ले रहे हैं इनसाइड, होलो सिलेंडर के इनसाइड, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, दो कंडीशन ले रहे हैं। तो बेटा जब हम दो कंडीशन लेंगे तो पहली कंडीशन है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर लेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल जाएगी? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। बेटा वही कहानी है, क्लोज इंडिकेशन ऑफ वेक्टर B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। करंट I है, dl आप लोगे, होलो सिलेंडर है तो रेडियस उसकी r है, आपको बाहर तक लेना है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। अब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है, तो इनसाइड तो कुछ भी नहीं होगा भाई, करंट जो है होलो है, अंदर तो अंदर खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द होलो सिलेंडर क्या हो जाएगी? 0। यस और नो? यस सर। और अगर सरफेस पे पूछ ले, तीसरा मान लो अगर सरफेस पे पूछ ले, वैसे तो आपको आता ही है ये, तो क्या आ जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर आ जाएगा।
भाई सरफेस पे लिया है तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, बोलो। और ये इसका ग्राफ है, ग्राफ देख लो कि 0 से लेके r तक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द होलो सिलेंडर इज 0 और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे मैक्सिमम, और उसके बाद वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज आप देख सकते हो कि ये b है और ये r है, तो b इज प्रोपोर्शनल टू 1/r को फॉलो कर रहा है। बोलो क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, इसमें sir. किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। अब है सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर। अब सॉलिड है, अब कैसा है, सॉलिड मतलब अंदर भी होगा, हाँ या ना? अंदर भी होगा कि नहीं होगा भाई? तो ये आप अगर उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, मतलब अंदर सब करंट फ्लो हो रहा है, अंदर जो वायर्स हैं उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और उसकी डायरेक्शन देखो इनवर्ड्स दिखाई हुई है। ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है करंट की वो कैसी है, इनवर्ड्स है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. यहाँ पर हमें सबसे पहले फाइंड करते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? तो करंट डेंसिटी होता है J इज इक्वल टू I अपॉन A। ए क्या होता है, एरिया। एरिया कितना आएगा भाई, इसका अंदर का एरिया कितना आ जाएगा, बोलो, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना? राइट। Yes, sir. अब हमारे पास में सेम वही दो कंडीशन है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो जब आप बाहर लेंगे, अब ये अंदर की तरफ पूरा भरा हुआ है, पहले कैसा था, होलो, अब कैसा है, पूरा भरा हुआ है। जब ये पूरा भरा हुआ है और यहाँ से आपको r डिस्टेंस में लेना है, लेकिन हमें अंदर नहीं निकालना है, कहाँ निकालना है, बाहर। तो बाहर के लिए जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, हाँ या ना? ये सब पढ़ चुके हैं बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब कि इनसाइड। तो इनसाइड तो क्या हो रहा है, अब इसका सर्टेन एरिया भी मिल रहा है आपको, मिलेगा। तो देखो क्लोज इंडिकेशन ऑफ वेक्टर b डॉट dl, तो b इंटू 2 पाई r इनसाइड के लिए है, म्यू नॉट I करंट इनसाइड। अब करंट इनसाइड जो है वो क्या आएगा, तो हमारे पास में करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है J इज इक्वल टू I बाय A। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करंट I इक्वल टू क्या आ जाएगा, J इंटू एरिया, और एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे एरिया ले लिया पाई आर स्क्वायर, क्या एरिया ले लिया, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई इंटू आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, तो म्यू नॉट करंट डेंसिटी J इंटू स्मॉल आर बाय 2। तो अब आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे वेरी कर रही है, प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा B और वर्सेस R का, तो आप देख सकते हैं कि जब स्मॉल r इज लेस देन R है तो यहाँ पर B इज प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, और जब आप स्मॉल r इज कैपिटल R से, मतलब जो बाउंड्री लाइन मैंने आपको बताई वहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r को फॉलो कर रहा है। क्या ऐसा ग्राफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा, राइट? अरे पहले पढ़ चुके हैं ऐसा ग्राफ हम लोग, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, सेम ग्राफ है बेटा, ओके। तो यहाँ पर ये सारी चीजें रिपीट ही हो रही हैं एक तरीके से, आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग निकालते थे, तो यहाँ पर एक तरीके से आपका ये रिवीजन चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे बेटा, कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, ओके।